एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 कदम 2.0 सीरीज, जिसमें हम आपके सब्जेक्ट को, आपके पूरे सिलेबस को 30 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक टॉपिक से 30-30 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप प्रीलिम्स 2025 अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसको अगर आप टारगेट कर रहे हैं और साथ ही साथ आप रिवीजन करना चाहते हैं, हमारे साथ एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि सॉल्व करें ताकि ओवरऑल आपके सिलेबस का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो इसके लिए ये सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप हमारी पूरी सीरीज को देखिए। ये हर एक सब्जेक्ट के लिए हम चालू कर रहे हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को आपको 30-30 हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं भावना वैष्णव आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा वीडियो जो है चालू करते हैं फिजिक्स के अगले टॉपिक के साथ में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एनर्जी से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एनर्जी टॉपिक से, वहां से। और ये वीडियो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप साइंस जो है वो साल भर नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपने साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है साइंस की, आप पूरी ये सीरीज देख लीजिए। अगर आप ये 30 वीडियो देखते हैं तो आपको साइंस और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है एनर्जी एंड सोर्स ऑफ एनर्जी से, पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, स्टेटमेंट बेस्ड है। तो पहला सवाल कहता है एनर्जी सोर्सेस के विषय में आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके विषय में चर्चा करने की, उसके विषय में गौर करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट ये है कि कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कॉन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की बात कर रहे हैं। नाम से समझ में आ रहा है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहने का क्या मतलब है? ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका हम पारंपरिक रूप से लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो क्या है, क्या हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में? बिल्कुल कर रहे हैं, और पारंपरिक तौर पर लंबे समय से कर रहे हैं। कोल के द्वारा थर्मल एनर्जी हम प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह हम प्राप्त कर रहे हैं और इसका पारंपरिक तौर पर लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक गैसों का प्रयोग कर रहे हैं, सीएनजी वगैरह गैस का पारंपरिक तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। और जल विद्युत भी क्या है, आपके पारंपरिक ऊर्जा के ही स्रोत है, जिनसे हम बिजली निर्माण वगैरह का कार्य जो है वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में ये सभी शामिल हो जाएंगे। हमारा पहला स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है, ठीक है। फिर है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी और बायोमास है। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जिसे हम टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी कहते हैं, ये जरूर ऐसी ऊर्जा के स्रोत हैं जिनसे पोल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि हम इनको क्या कर सकते हैं, नवीनीकृत कर सकते हैं। एक बार अगर समाप्त हो जाए तो हम वापस से इनको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। भाई, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो तो क्या है, बहुत लंबे समय तक आपको मिलेगी। ठीक है, बार बार आप अगर सौर ऊर्जा खत्म हो रही है, दूसरे दिन फिर से उतनी धूप मिलेगी आपको, उसका आप फिर से यूज कर सकते हो सोलर पैनल, सोलर कुकर, सोलर हीटर के द्वारा, है ना। हवा तो हमेशा से ही चलती आ रही है, और पवन ऊर्जा जो है इसका प्रयोग, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके आप क्या कर सक रहे हैं, उससे विद्युत उत्पन्न कर पा रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो समुद्र की जो टाइडल एनर्जी है, ज्वारीय ऊर्जा है, इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये रिन्यूएबल है, लेकिन फिर भी ये पारंपरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। अभी इनसे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, इसका विकास उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाया है। और जैसे साधारणतः हम कोल से, जनरली कोल का प्रयोग हम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः कर लेते हैं, वैसे ही सामान्यतः हम उतनी बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इनके प्रयोग को बढ़ावा जरूर दिया जा रहा है आने वाले निकट भविष्य में, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा सके। परंतु वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है कि ये परंपरागत स्रोत के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। इसीलिए कैसे स्रोत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, सभी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नवीनीकरणीय है। देखो, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत ज्यादातर सामान्यतः नवीनीकरणीय नहीं होते हैं, रिन्यूएबल नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं।
यानी कि अनवीनीकृत या गैर नवीनीकृत होते हैं। आप देख रहे हैं ना, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में क्या आ रहा है, कोल आ रहा है, पेट्रोलियम आ रहा है, प्राकृतिक गैस, तो ये कैसे है, ये गैर नवीनीकृत है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सभी ऐसा शब्द दिया हुआ है, सभी, हमेशा, केवल, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के शब्द अगर किसी स्टेटमेंट में शामिल होते हैं तो वो उन स्टेटमेंट्स की गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। हमेशा गलत होते हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ, संभावना ज्यादा होती है गलत होने की। तो सभी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या नहीं है, नवीनीकरणीय नहीं है। तो स्टेटमेंट तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अधिकतर टिकाऊ होते हैं और कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये कैसे हैं, टिकाऊ है। यानी कि हम एक बार उपयोग में आप सौर ऊर्जा को ला सकते हो, फिर दूसरी बार भी ला सकते हो, क्योंकि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा खत्म नहीं होगी, ठीक है। और साथ ही साथ में कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से क्या होती है, प्रदूषण जो है आपकी कम होती है, इको फ्रेंडली होती है ये, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और 1 भी करेक्ट है। सिर्फ स्टेटमेंट 3 क्या है हमारा, गलत है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ओनली स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। अगर ये कंटेंट आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी। एनर्जी के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इस लाइन को कि कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। यानी कि आप कितना वजन उठा पा रहे हैं तो वो आपकी क्षमता ही, वो कार्य, उस कार्य को कर पाने की आपकी जो क्षमता है वही क्या है, आपके अंदर की ऊर्जा है ना। तो पहला स्टेटमेंट नो डाउट आग बन करके आप बिल्कुल सही लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा के दो मुख्य रूप है ना, काइनेटिक और जिसे पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं। बिल्कुल सही, ऊर्जा के दो मुख्य रूप हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आगे इसके विषय में भी बहुत सारे सवाल हमको मिलेंगे तो हम और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, इसके कुछ उदाहरण समझेंगे, गतिज ऊर्जा क्या है, फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है। आप पेशेंस के साथ हमारी पूरी वीडियो को देखिए। ऊर्जा को इच्छा से बनाया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में आप एनर्जी को क्या नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा सकती है, रूपांतरित की जा सकती है। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा उत्पन्न या नष्ट नहीं की जा सकती है। तो हमारा स्टेटमेंट तीसरा क्या है, गलत है। यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है, ऊर्जा की एसआई प्रणाली जूल में मापी जाती है। बिल्कुल सही, ऊर्जा को एसआई प्रणाली में किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी का जूल हो जाएगा। ओके, चलिए तो हमको तीसरा स्टेटमेंट अगेन यहाँ पर गलत मिल रहा है, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 4 सही है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मैकेनिकल एनर्जी इंक्लूड्स बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी होती है उसमें गतिज और स्थितिज दोनों शामिल होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। जो गतिज ऊर्जा होती है ये किस लिए होती है, किसी वस्तु में गति की वजह से। मान लीजिए मैं दौड़ रही हूँ तो उस समय पर जो एनर्जी हमको प्राप्त हो रही है वो कैसी एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं स्थिर हूं तो वो कैसी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि ऊर्जा अगर स्थिर रूप में क्या होती है, संचित होती है। ऊर्जा अगर संचित होती जाती है तो वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। परंतु अगर गति में होती है कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी तो उस समय पर जो ऊर्जा होती है वो कैसी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही किसमें शामिल होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में या मैकेनिकल एनर्जी के रूप में शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका तापीय ऊर्जा, परमाणुओं और अणुओं की गति के कारण होने वाली ऊर्जा है। जो थर्मल एनर्जी है या तापीय ऊर्जा है वो किसकी वजह से होता है, परमाणुओं और अणुओं की गति की वजह से। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक कंटेनर में पानी लिया और उसको बॉईल किया। जब आप उसको बॉईल करेंगे
तो जल के जो अणु होंगे वो बहुत ज्यादा इधर उधर क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे। किसके, जल के अणु, है ना, क्योंकि वो गर्म होगा। तो अणुओं में क्या होगी, गति होगी, और उसी गति की वजह से तापी ऊर्जा प्राप्त होगी और आपका पानी जो है वो गर्म होगा, है ना। तो किसकी वजह से होता है तापी ऊर्जा, परमाणुओं और अणुओं की गति की वजह से। तो हमारा स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, विद्युत ऊर्जा केवल बैटरियों से उत्पन्न होती है। देखो अगेन वापस से केवल शब्द आया। मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें केवल, हमेशा, सभी इस प्रकार के अगर शब्द दिए हुए हैं तो उनके गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। तो केवल नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा बैटरियों से ही नहीं उत्पन्न होती है, केवल बैटरियों से नहीं उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के अन्य तरीके भी होते हैं। ठीक है भाई, थर्मल एनर्जी को भी क्या किया जाता है, बाद में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कोल वगैरह से, कोल माइन वगैरह से क्या किया जाता है, थर्मल एनर्जी प्राप्त की जाती है और उसी को फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ बैटरी से ही थोड़ी ना होती है। तो हमारा स्टेटमेंट तीसरा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। रासायनिक ऊर्जा अणुओं के बंधन में संग्रहित होती है। बिल्कुल सही। जो केमिकल एनर्जी होती है वो अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो आपस में बॉन्ड होते हैं उनके रूप में संग्रहित रहती है। जब ये बॉन्ड टूटते हैं या नए बॉन्ड बनते हैं तो ये ऊर्जा हमें क्या होती है, ऊर्जा के रूप में ये प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट चौथा अगेन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हमारे स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो क्या है, रॉन्ग है। आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, बांध में संग्रहित जल, चलती हुई कार, खिंची हुई डोरी या मेज पर रखी किताब। कौन सी है, देखिए इसमें मूवमेंट कहाँ हो रहा है, संग्रहित जल में मूवमेंट हो रहा है नहीं, वो तो स्टोर्ड है ना। तो ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। चलती हुई कार बिल्कुल सही, इसमें हो रहा है मूवमेंट, गति कर रही है कार जितनी स्पीड से गति करेगी उतनी गतिज ऊर्जा उसकी अधिक होगी। ठीक है, तो कार की गति के कारण ये चलती हुई कार में जो ऊर्जा है वो कैसी है, गतिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब खिंची हुई डोरी, भाई डोरी आपने खींच के रखी हुई तो ऊर्जा जो है वो डोरी में कैसी है, संग्रहित है। तो ये कैसी ऊर्जा हो जाएगी, पोटेंशियल। मैच पर रखी हुई किताब, क्या इसमें कोई मूवमेंट हो रहा है, नहीं, वो बिल्कुल रखी हुई है, उसमें ऊर्जा कैसी है, संग्रहित है। तो कैसी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पोटेंशियल एनर्जी। इनमें से किसमें स्थितिज ऊर्जा है। बहते हुए नदी में, गर्म चाय के कप में, उठा हुआ हथौड़ा, ये चलती हुई साइकिल। इसको हमको थोड़ा समझना होगा। देखिए आपको इसमें से इन दोनों में तो मूवमेंट नजर आ रहा है कि नदी जो है वो बह रही, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। गति हो रहा है, मूवमेंट, गति हो रहा है यानी कि उसमें कैसी है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको तो आराम से डिटेक्ट कर लोगे कि ये नहीं होगा। ठीक है, आप चलती हुई साइकिल को भी डिटेक्ट कर लोगे कि ये भी नहीं होगा क्योंकि साइकिल जो है वो चल रही है। अब आप फंसोगे कहाँ, इन दो ऑप्शन के बीच में कि गर्म चाय का कप और उठा हुआ हथौड़ा, है ना, यहाँ फंसोगे आप। तो आप ज्यादातर लगाओगे किसको, हथौड़े को। आपने उठाया है तो इसमें भी कोई ना कोई गति हुई, ऐसा आप लगाओगे और आप आंसर लगा दो चाय के गर्म कप को, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखो भाई क्यों, क्योंकि गर्म चाय का कप बोला गया। यहाँ पर आपको गौर करना है गर्म, और अभी हमने पढ़ा कि तापी ऊर्जा जो होती है वो अणुओं और परमाणुओं की गति के कारण होती है। तो गर्म है चाय की कप, इसका मतलब इनमें किनका हो रहा है, जो चाय में पानी, दूध या अन्य चीजें, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या हो रहा है, गति हो रही है, मोशन हो रहा है, और इसकी गति है यानी कि इनमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन उठा हुआ हथौड़ा, अब आपने जैसे ही हथौड़े को उठाया उसमें जो ऊर्जा है वो क्या हो गई, संचित हो गई, स्टोर हो गई। आप जितना ऊंचाई पर उठाएंगे वो उस हथौड़े में उतनी ही ऊर्जा क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी, और जैसे ही हथौड़े को नीचे मारेंगे वो संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी। तो जब हथौड़ा उठा हुआ है उस स्थिति में जो संचित ऊर्जा है वो कैसी है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उठा हुआ हथौड़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, रेज्ड हैमर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू। विद्युत ऊर्जा को किसमें, इसमें से किन में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊष्मा में,
प्रकाश में, ध्वनि में या इन सभी में? भाई विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हैं विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में। ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को जब आप ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हो तभी तो आप प्रेस से कपड़े प्रेस करते हो, तभी तो आप हीटर से पानी गर्म करते हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपने प्लग लगाया स्विच में, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो क्या हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई और आपका पानी गर्म हो गया। केटल में आप मैगी बना लेते हो, दूध उबाल लेते हो, तो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा में बिल्कुल सही, ये बल्ब जल रहे हैं, लाइट जल रहे हैं आपके यहाँ पे, तो कैसी है भाई, विद्युत ऊर्जा ये है जो कि क्या कर रही है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो हाँ, ध्वनि ऊर्जा, आप अपने फोन में गाना चलाते हो, ठीक है, आप अपने माइक में बोलते हो, तो वो क्या है, सब विद्युत ऊर्जा है जो कि किसमें चेंज हो रही है, ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है ना। आपके यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम होगा, म्यूजिक सिस्टम को जैसे ही आप स्विच से लगाते हो, कनेक्शन देते हो, बटन ऑन करते हो, उसमें से क्या होता है, गाना चलता है आपके पसंद का। तो ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तीनों ही प्रकार की ऊर्जा में क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बहुत आसान सवाल था, बस आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से इन ऊर्जा के रूपों में परिवर्तित हो रही है विद्युत ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले स्टेटमेंट वाले सवाल की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज फूड प्रोवाइड केमिकल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय योर बॉडी। आप क्या करते हो, खाना खाते हो, आपने क्या खाया, रोटी खाया, मान लो रोटी और दाल खाया, दाल में क्या है, प्रोटीन है, और रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब क्या है, रासायनिक ऊर्जा आपको दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज एक टाइप का रसायन है ना, केमिकल है। कैसे, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन के संलयन से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये एक टाइप का रसायन है ग्लूकोज, जो कि आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में आपकी बॉडी में ये क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, आपको ऊर्जा दे रहा है। और आपने क्या किया, दो रोटी खाई, एक कटोरी दाल खाया, आपके शरीर में ऊर्जा आई और आप कहाँ चले गए, रनिंग करने चले गए। आप जब रनिंग कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में चेंज हो चुकी है, आपके शरीर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि आप उस समय पर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा में ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है, ठीक है। आपका शरीर भोजन द्वारा प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका शरीर बदल देता है। तो हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। विद्युत केवल गतिज ऊर्जा का एक रूप है। क्या विद्युत केवल गतिज ऊर्जा का रूप है, नहीं, अगेन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, केवल शब्द आ गया है ना, तो केवल गतिज ऊर्जा का रूप नहीं है विद्युत, ठीक है, अन्य प्रकार की ऊर्जा का भी ये एक रूप है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग हो जाएगा। लकड़ी को जलाने से रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है, बिल्कुल सही। जब आप लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी में पहले ही कार्बन, हाइड्रोजन, इस प्रकार के कुछ अलग अलग प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं, और साथ ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लकड़ी जब जलती है तो उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जाएं जो है वो होती हैं, वो आपस में जलकर रिएक्शन करके, रासायनिक रिएक्शन करके वो क्या बना लेती हैं, ऊष्मा के रूप में हीट निकलती है, और साथ ही प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है ना। तो रासायनिक ऊर्जा किस रूप में निकलती है, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में। तो बिल्कुल सही है हमारा तीसरा स्टेटमेंट। 14 क्या है, जल विद्युत जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। देखो क्या होता है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, डैम बनाया जाता है ऊंचाई पर। अब उस डैम में पानी को स्टोर कर दिया जाता है, तो ऊर्जा किस रूप में है, संग्रहित है, किस रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। फिर जैसे ही वो जल जो है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नीचे की ओर बहता है, उसमें आती है गति, काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी को किसमें चेंज किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। कैसे, टरबाइन घुमा के। अब फिर मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैसे, जनरेटर के द्वारा, है ना। तो विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करता है। हमारा स्टेटमेंट 1, 3 और 4 जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट किसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है, अ मूविंग ट्रक हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन मूविंग बाइसिकल एट द सेम स्पीड। एक चलता हुआ ट्रक समान गति पर चलती हुई साइकिल की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा रखता है। क्यों, काइनेटिक एनर्जी
मैं के लिख रही हूँ, आप समझ जाइए ये काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू हाफ mv²। होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर m क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है, यानी कि द्रव्यमान है। द्रव्यमान यानी कि मास जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि समान गति पर अगर एक साइकिल चले और एक ट्रक चले तो अधिक गतिज ऊर्जा कौन रखेगा, ट्रक रखेगा, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, साइकिल के कंपेयर में। तो जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। चलिए दूसरा कथन देखते हैं, ट्रक का द्रव्यमान साइकिल से अधिक होता है। बिल्कुल सही, यही कारण है कि ज्यादा ऊर्जा गतिज ऊर्जा रखता है ट्रक, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो होता है वो साइकिल से ज्यादा होता है। तो हमारा कथन 2 भी सही है और 2 जो है वो प्रॉपर 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, दोनों कथन सत्य है और कथन 2 जो है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है कथन 1 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of kinetic energy? Kinetic energy का उदाहरण इनमें से क्या है? हमने एक और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल करेक्ट बनाओ, ये बहुत आसान सवाल है, इसलिए हम बार बार ऐसे क्वेश्चन जो है वो शामिल कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। बांध में संग्रहित जल, अब बांध में संग्रहित जल है तो कैसी ऊर्जा है, संग्रहित ऊर्जा, कैसी, स्थितिज ऊर्जा, तो ये नहीं आएगा। खींची हुई डोरी, डोरी को आपने खींच के रखा है तो ऊर्जा क्या है, स्थितिज है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा संग्रहित है डोरी में। ठीक है, नहीं आएगा। मेज पर रखी किताब, अगेन नहीं आएगा। तो चलती हुई कार ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अ मूविंग कार इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि मूविंग कार में क्या हो रहा है, उस मोशन की वजह से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वो ऊर्जा कैसी है, गतिज ऊर्जा है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है, जूल। बहुत आसान है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये किनकी एसआई इकाई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने इसे पढ़ा है, हमने बल वाला चैप्टर पढ़ा है, हमने करंट वाला चैप्टर पढ़ा है, इसके अलावा हमने एनर्जी, पावर, ये सारे चैप्टर जो है वो पिछली क्लासेस में किया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से वॉट, न्यूटन और एम्पियर जो है वो किसकी एसआई इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत में कहा गया है कि ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। देखिए, तो जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या कहती है कि कोई भी एक सिस्टम है, एक कोई भी क्लोज सिस्टम है, इस प्रकार से एक सिस्टम है, एक तंत्र है, जहां पर क्या है, मान लीजिए कि कोई ऊर्जा है, मान लीजिए कि केमिकल एनर्जी है, तो जितनी अमाउंट, मान लो 2 यूनिट केमिकल एनर्जी है, अब इस तंत्र के अंदर ये केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मान लो मैकेनिकल एनर्जी में ये ऊर्जा जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये जो 2 यूनिट था, यही 2 यूनिट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में भी चेंज होगी, है ना। मतलब कि ऊर्जा को आप क्या नहीं कर सकते, कम या ज्यादा नहीं कर सकते, खत्म या उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जो ऊर्जा केमिकल एनर्जी के रूप में थी वही उस सिस्टम में दूसरे रूप में आ जाएगी, लेकिन उतनी ही मात्रा में। ऊर्जा ना तो समाप्त होती है और ना ही उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, ना ही नष्ट नहीं किया जा सकता। गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, ऐसा नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है या समान रहती है जो उस सिस्टम में पहले थी, चाहे वो केमिकल एनर्जी के रूप में हो, मैकेनिकल रूप में हो, इलेक्ट्रिकल रूप में हो, या अदर थर्मल रूप में हो, अदर किसी भी फॉर्म में हो, है ना। वो अपने आप को चेंज कर सकती है, अपने फॉर्म्स को बदल सकती है ना। एनर्जी का फॉर्म चेंज हो सकता है, बट उसकी जो क्वांटिटी या मात्रा है वो उतनी ही रहती है ना, चेंज नहीं होती। कुल ऊर्जा कैसी रहेगी, स्थिर रहती है ना, समान रहती है किसी सिस्टम के अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ऊर्जा का कौन सा रूप परमाणुओं और अणुओं की गति से जुड़ा है। तो परमाणुओं और अणुओं, जैसे मैंने बताया था कि आप एक कंटेनर लेते हैं, है ना। मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, तो उसमें आपने पानी लिया, चाय पत्ती लिया,
चीनी लिया, अब आप उसको बॉईल कर रहे हैं तो उसमें जल के अणु क्या होंगे, गति करेंगे, यहाँ से वहां जल के अणु जो है वो मोशन करेंगे। किसकी वजह से, टेम्परेचर, जितना ज्यादा तापमान उतना ज्यादा मोशन और उतनी ही ज्यादा थर्मल एनर्जी। तो क्या आ जाएगा, तापी ऊर्जा, ताप जितना ज्यादा उतना ज्यादा मोशन और उतनी ज्यादा तापी ऊर्जा, है ना। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब गतिज ऊर्जा देख लो, गतिज ऊर्जा किसकी वजह से होती है, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की गति के कारण होती है, मोशन के कारण। इसको हमने हाफ mv² से शो किया। काइनेटिक एनर्जी को ये याद रखिएगा, जहां पर m जो है वो मास है, v जो है वो वेलोसिटी या वेग है, ठीक है। फिर रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं, बंध होते हैं, इन बॉन्ड्स में ये ऊर्जा स्टोर्ड होती है। जब ये बॉन्ड बनते हैं या ये बंध टूटते हैं तब ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो रासायनिक ऊर्जा बंधों के रूप में होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि संग्रहित ऊर्जा होती है। इसको कैसे लिखते हैं, PE इज इक्वल्स टू mgh, जहां पे g जो है वो ग्रेविटी है, h जो है वो हाइट है और m जो है वो मास है, यानी कि द्रव्यमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल, क्या सौर ऊर्जा नवीनीकरण होती है, नवीनीकरणीय ऊर्जा होती है। नवीनीकरणीय ऊर्जा और अनवीनीकरणीय ऊर्जा दो टाइप होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, मतलब कि इनको क्या किया जा सकता है, वापस से रिन्यू कर सकते हैं आप, एक बार समाप्त होने के बाद इनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा क्या है, रिन्यूएबल। और इस प्रकार की जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इनमें पोल्यूशन भी क्या होता है, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और एक बार समाप्त होने के बाद बहुत ज्यादा लंबे समय तक इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। कोयला या पेट्रोलियम क्या होते हैं, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं या जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, वो करोड़ों वर्षों में रूपांतरित होकर आपको कोयल या पेट्रोल या प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। तो मान लीजिए एक बार आपका जो भंडारण है वो पूर्णतः समाप्त हो गया, तो अगले करोड़ों साल बाद आपको पुनः वो प्राप्त होगा, है ना, तुरंत नहीं होगा। तो ये कैसे होते हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, परंतु ये असीमित मात्रा में होते हैं और इनको बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, तो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, तो सूर्य के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है उसको तो आप प्रत्येक दिन प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्येक दिन समाप्त हुआ, आप हर दिन क्या कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर एक और टाइप आता है आपका नॉन कॉन्वेंशनल, और एक होता है कॉन्वेंशनल। इसे कहते हैं आप, नॉन कॉन्वेंशनल को कहते हैं आप क्या, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो आपके जो भी रिन्यूएबल होते हैं, ये नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या होते हैं, नॉन कॉन्वेंशनल होते हैं, गैर परंपरागत होते हैं। परंतु जो आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्वेंशनल, ठीक है, यानी कि परंपरागत होते हैं, अनवीनीकृत, ठीक है। कैसे, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इनको परंपरागत रूप से आप लंबे समय से क्या कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, कॉन्वेंशनल होते हैं। याद रखिएगा, नॉन वाला कॉन्वेंशनल के साथ में, और इधर जो नॉर्मल है रिन्यूएबल वो नॉन वाले के साथ में ऑपोजिट वाला रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि अनवीनीकरणीय परंपरागत होंगे और नवीनीकरणीय गैर परंपरागत होंगे। चलिए तो आ जाते हैं हमारे सवाल में। सोलर एनर्जी क्या है, नवीनीकरणीय है, आप इसको बार बार क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं समाप्त होने के बाद, और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं करते हैं। कोयला एक गैर नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। क्या कोयला गैर नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल सही, क्योंकि कोयला एक बार समाप्त हो जाए तो करोड़ों वर्षों बाद आपको प्राप्त होगा, यानी कि आसानी से जो है वो कम समय में प्राप्त नहीं होगा। तो दूसरा क्या हो, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी ये करेक्ट है ना। फिर तीसरे स्टेटमेंट में आते हैं, पवन ऊर्जा गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा है। नहीं भाई, पवन ऊर्जा तो नवीनीकरण ऊर्जा है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहां पर पवन जो है उसकी स्पीड ठीक ठाक होगी, वहां पर आप क्या कर सकेंगे, पवन ऊर्जा का जो पवन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पवन ऊर्जा क्या है, गैर नवीनीकृत नहीं है, ये कैसी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है।
यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है पवन ऊर्जा। ठीक है, तो हमारे दो स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। स्टेटमेंट्स है नेचुरल गैस इन अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास एनर्जी प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस कैसे प्राप्त होते हैं? जो आपके पेड़ पौधे हैं, जंतुओं के अवशेष हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, पृथ्वी के नीचे जो आपका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है उसमें अपघटित होते हैं, और धीरे धीरे वो अपघटित होकर क्या बना लेते हैं? प्राकृतिक गैस बना लेते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस कैसा है? ऊर्जा का गैर नवीनीकरणीय स्रोत है, क्योंकि इनका भंडारण सीमित मात्रा में है। एक बार आपने सभी प्राकृतिक गैस जो नीचे भंडारित है उसका उपयोग कर लिया, तो वापस से ये क्या होंगे? करोड़ों वर्षों बाद ही मिलेंगे आपको। ठीक है, वो भी मिलने की संभावना है ना। तो पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या आ जाता है? बायोमास ऊर्जा नवीनीकरणीय है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। बायोमास जो ऊर्जा होती है, बायोमास क्या होता है? जो आपके घरेलू अपशिष्ट होते हैं, जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, धीरे धीरे वो अपघटित होते हैं और उनसे जो गैस निकलती है उसी को प्रयोग किया जाता है, या उनसे जो भी फ्यूल या ईंधन प्राप्त होता है उसी का प्रयोग किया जाता है ना, अलग अलग पर्पस में। तो आपका जो है बायोमास ऊर्जा कैसा है? नवीनीकरणीय है, क्योंकि पशुओं से प्राप्त होने वाले अवशेष आपको बार बार प्राप्त हो सकते हैं, पेड़ पौधों के अवशेष बार बार प्राप्त हो सकते हैं, घरेलू कचरे आपको लंबे समय तक मिलते ही रहेंगे। जब तक आप भाई जब तक मनुष्य है, जंतु हैं, तब तक उनके अपशिष्ट भी आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये कैसे है? नवीनीकरणीय है। बिल्कुल सही, आप इन्हें बार बार प्राप्त कर सकते हैं। पेट्रोलियम को कम समय में प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण किया जा सकता है? नहीं, पेट्रोलियम को कम समय में प्राकृतिक रूप से आप बहुत कम समय में पुनर्भरण नहीं कर सकते। पेट्रोलियम, कोल या प्राकृतिक गैस बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है, उससे भी अधिक। ठीक है, तो कम समय बोल रहे हैं तो कम समय में तो नहीं कर सकते, वो भी प्राकृतिक रूप से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है? 1 और 2 क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। ओशियन एनर्जी इंक्लूड्स टाइडल वेव एंड थर्मल एनर्जी। महासागरीय ऊर्जा में ज्वारीय तरंग और तापीय ऊर्जा शामिल होती है। बिल्कुल सही, महासागरीय ऊर्जा में आता है ज्वार भाटा, है ना, जिसे आप क्या कहते हैं? हाई टाइड और लो टाइड, है ना। और इसी हाई टाइड और लो ये क्यों आते हैं? मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना, या फिर गुरुत्वीय आकर्षण की वजह से। किसके? चंद्रमा के, है ना। जिस क्षेत्र में चंद्रमा की रोशनी जो है वो सीधी पड़ती है, वहां पर क्या होता है? मून का ग्रेविटेशनल मून जो होती है वो अपनी ग्रेविटी से उस जल को क्या करती है? खींचने लगती है अपनी ओर। तो इसीलिए जल का स्तर जो है वो ऊपर उठ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? हाई टाइड कहते हैं। ठीक है, और जहां पर अट्रैक्शन कम होता है वहां पर क्या होता है? जल का स्तर नीचे हो जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? लो टाइड। तो इसी हाई टाइड, ऊंचाई, और जो नीचे है लो टाइड, इन्हीं का उपयोग किया जाता है, और उपयोग करके क्या प्राप्त किया जाता है? ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। फिर समुद्री जल में तरंग्स आते हैं, वेव्स आते हैं, ठीक है, लहरें उठती हैं, और ये लहर जो होती हैं इनमें भी क्या होता है? गति होती है। ठीक है, तो इनकी गतिज ऊर्जा का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, और उसको किसमें चेंज किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में। फिर यांत्रिक ऊर्जा को टरबाइन घुमा के जनरेटर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो तरंग का प्रयोग भी किया जाता है। फिर तापीय ऊर्जा, आप देखेंगे कि समुद्र के गहराई में जल का टेम्परेचर या तापमान जो है वो अलग होगा, और ऊपरी स्तर पर तापमान अलग होगा। ऊपरी स्तर पर तापमान देखेंगे तो गर्म होगा, नीचे जाएंगे तो तापमान जो है वो ठंडा मिलेगा। तो इसी तापांतर का प्रयोग किया जाता है किसमें? उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो तापीय ऊर्जा भी होती है, तरंगी ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, तीनों होती है महासागरीय ऊर्जा में। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी में महासागरीय ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता है। परियोजना है नहीं कह रहा, परियोजनाओं की क्षमता है। बिल्कुल सही, मन्नार की खाड़ी एक सामुद्रिक क्षेत्र है जहां पर महासागर है, और महासागरीय ऊर्जा में इनकी परियोजनाओं की बहुत ज्यादा क्या है? क्षमता है, ये संभावनाएं है। ठीक है, अवसर है। तीसरा, भारत के पास वर्तमान में पूरी तरह से कार्यशील बड़े पैमाने की ज्वारीय विद्युत संयंत्र हैं। क्या ये सही है? नहीं है ऐसा सही। सरकार इसके लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, परंतु अभी वर्तमान में पूरी तरह से कार्यशील
वो भी बड़े पैमाने पर कोई ज्वारीय विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं हुए हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग। 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी तो भारत जो है वो क्या है भाई, तापीय ऊर्जा, हम थर्मल एनर्जी का ही प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं अपने ऊर्जा के स्रोतों को किसकी ओर, रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर, है ना। पवन ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, सरकार के प्रयासों और योजनाओं में भी हम इसका प्रभाव देख सकते हैं कि हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब के प्रयोग की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ज्वारीय ऊर्जा अभी हम इससे थोड़ा दूर हैं। ठीक है, हाँ संभावनाएं जरूर है परंतु अभी विकसित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, फोटोवोल्टिक सेल्स इन सोलर पैनल वर्क बिकॉज ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। अब हम सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कह रहे हैं, तो अर्धचालक में कुचालकीय गुण तो नहीं होगा, है ना। भले ही ये कुचालक और चालक के बीच के गुण रखते होंगे, ना तो बहुत ज्यादा इनमें चालक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, और ना ही बहुत ज्यादा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, बीच के होते हैं, लेकिन कुचालक तो नहीं होते ना पूर्णतः। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। धातुओं के सुचालक, तो सुचालक कैसे होंगे, अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है इनमें, तो ये सुचालक भी नहीं होंगे। ठीक है, सिलिकॉन जैसी सामग्री के अर्धचालक गुण, बिल्कुल सही। ये जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, इनमें किनका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन में क्या होता है, सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, अर्धचालकीय गुण होता है, और इसी सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इन फोटोवोल्टिक सेल में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, ये जो होते हैं आपके सेमीकंडक्टर, पीएन डायोड, पीएन जंक्शन का प्रयोग किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल में। ठीक है, और पीएन जंक्शन के द्वारा जो है वो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर पैनल मेनली डिपेंड्स ऑन। सोलर पैनल की दक्षता किस पर निर्भर करती है, पैनल के रंग पर? नहीं भाई, पैनल के रंग पर निर्भर नहीं करेगी उसकी दक्षता। पैनल के फ्रेम के आकार पर? बिल्कुल नहीं। कांच की कवरिंग की मोटाई, ये सब जरूरी है। ठीक है, उसका आकार एक प्रॉपर शेप होना जरूरी है। ठीक है, पैनल का कोई रंग हो सकता है, कांच की कवरिंग की मोटाई जरूरी है, लेकिन सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कांच की कवरिंग की मोटाई, लेकिन उसकी दक्षता इन पर निर्भर नहीं करेगी। दक्षता किस पर निर्भर करेगी, उसमें जो भी अर्धचालक आपका गैल्वेनिक आर्सेनाइड या फिर आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसका भी प्रयोग कर रहे हैं, जो भी अर्धचालक, उसके प्रकार कि वो किस प्रकार का अर्धचालक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है ना, उनकी क्वालिटी कैसी है, इस पर डिपेंड करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनमें भी टाइप होते हैं अलग अलग, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो वो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, इन सब पर डिपेंड करता है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, टाइप आपने कैसा प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन आर करेक्ट। परमाणु संलयन के विषय में क्या सही है? संलयन यानी कि फ्यूजन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फ्यूजन और फिजन दो होते हैं। फ्यूजन यानी कि संलयन और फिजन यानी कि विखंडन। देखो, संलयन यानी कि संलयित होना, यानी कि आपस में जुड़ना। तो जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। और एक भारी नाभिक बनाएंगे, है ना, दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाएंगे आपस में संलयित होकर, यानी कि जुड़कर, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, संलयन हल्के नाभिकों का एक भारी नाभिक में बनने की, संयोजित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा क्या है, संलयन प्रतिक्रिया सूर्य में प्राकृतिक रूप से होती है, बिल्कुल सही। सूर्य में किसी भी प्रकार से आप कोई सिंथेटिक प्रोसेस नहीं होता है ना। कैसी होती है, सारी की सारी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई रासायनिक क्रिया कराते हैं सूर्य में जाकर, नहीं कराते हैं, है ना, असंभव है, प्राकृतिक रूप से होती है, तो बिल्कुल सही है। और सूर्य में संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही जो ऊर्जा हमको मिल रही है, सूर्य की ऊर्जा, वो संलयन की प्रक्रिया की वजह से ही मिल रही है लगातार। तो संलयन जो है विखंडन की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये तो रॉन्ग हो गया। आप देख रहे हैं सूर्य में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो संलयन हो रहा है सूर्य में, लगातार फ्यूजन हो रहा है। इसमें क्या हो रहे हैं, तो हल्के नाभिक आपके जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, और क्या बना रहे हैं, एक स्टेबल आपका
मॉलिक्यूल दे रहा है किसका, हीलियम का, साथ में न्यूट्रॉन और साथ में बड़ी मात्रा में क्या मिल रही है, एनर्जी या ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो रही है। तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, कम मात्रा में नहीं करता है। फिर संलयन रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करता है, नहीं, संलयन जो है ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट नहीं उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बना ले रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पूरे एक स्टेबल आपको मॉलिक्यूल दे रहे हैं हीलियम का, ठीक है, स्टेबल है, जो कि स्थायी है ना। तो इसीलिए ये क्या करता है, अपशिष्ट जो है वो उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे दो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे, यहाँ पर दो स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 आर करेक्ट, बट 3 and 4 आर इनकरेक्ट। ओके, देखिए संलयन मतलब कि आपस में दो हल्के नाभिकों का जुड़ना, एक भारी नाभिक बनाना, और विखंडन का मतलब क्या होता है, एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूट जाना। जैसे यूरेनियम क्या होता है, हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो विखंडित हो गया। लेकिन संलयन मतलब कि हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना और भारी नाभिक बनाना, ठीक है। ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। परमाणु रिएक्टरों में विखंडन प्रक्रिया का यूज किया जाता है। जो परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए परमाणु रिएक्टर में क्या किया जाता है, फ्यूल के रूप में आपकी रेडियो एक्टिव परमाणु का यूज किया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है, विखंडन या फ्यूजन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, एक भारी नाभिक जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन सब का प्रयोग किया जाता है फ्यूल रॉड के रूप में, और फिर उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग कराई जाती है ताकि वो हल्के नाभिकों में क्या हो जाए, टूट जाए। जब वो हल्के नाभिकों में टूटते हैं तो एक चेन रिएक्शन चालू होता है, न्यूट्रॉन मोशन करने लगते हैं इधर उधर, और उसी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में। परंतु जो संलयन होता है इसमें हल्के नाभिक जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर। आ गया न्यूक्लियर रिएक्टर वाला क्वेश्चन। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला, नियंत्रक क्षणे न्यूट्रॉन को अवशोषित करके विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित करती। देखो, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें कंट्रोल रॉड प्रयोग में लाए जाते हैं। ये कंट्रोल रॉड क्या करते हैं, इसमें फ्यूल रॉड लगे होते हैं इस तरीके से। मान लो यूरेनियम आपने यूज किया है, ठीक है, और यूरेनियम का प्रयोग फ्यूल रॉड के रूप में किया है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग कराते हैं न्यूट्रॉन की, इसमें क्या होता है, ये हल्के नाभिकों में ब्रेक होता है और चेन रिएक्शन जो है वो इसमें चालू हो जाती है। अब ये रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाती है कि कभी कभी न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड या नियंत्रक छड़ें लगाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं उनको, और रिएक्शन को क्या कर देती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, परमाणु रिएक्टर बिना किसी ईंधन के काम कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। ईंधन के रूप में आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, इसके अलावा प्लूटोनियम आदि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, बोरॉन और कैडमियम को नियंत्रक छड़ों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल सही। जो हम कंट्रोल रॉड कह रहे हैं, नियंत्रण छड़ें, इसमें बोरॉन और कैडमियम जैसे तत्वों को क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ये न्यूट्रॉन की गति को क्या करते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। पास लाएंगे तो कम कर देंगे, दूर करेंगे तो गति जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। परमाणु रिएक्टर कभी भी रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करते हैं भाई। परमाणु रिएक्टर रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, विखंडन, और विखंडन से क्या हो रहा है, एक भारी नाभिक टूट रहा है, ठीक है। तो अपशिष्ट ये क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। तो हमारे दो स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 और 4, 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 और 3। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज ऑफशोर विंड एनर्जी इनिशिएटिव्स। भारत के अपतटीय पवन ऊर्जा पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। सरकार ने 2030 तक 30 गीगावाट अपतटीय पवन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिल्कुल सही है, ये सही है, ठीक है, कि जो है सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 30 गीगावाट हमको क्या करना है, अपतटीय पवन क्षमता का लक्ष्य हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। कब तक, 2030 तक, ठीक है। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु अपतटीय पवन विकास के लिए अग्रणी राज्य हैं। बिल्कुल सही। गुजरात और तमिलनाडु कैसे हैं, जो अपतटीय ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऑफशोर विंड एनर्जी जो है वो उसकी बहुत ज्यादा क्या है, संभावना है। क्यों, क्योंकि ये तट पर स्थित है और यहाँ पर जो पवन का वेग है वो बिल्कुल सही है कि उसकी गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके उसको मैकेनिकल एनर्जी और फिर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सके। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। भारत में अपतटीय पवन परियोजनाएं पूरी तरह से कार्यशील है और 10 गीगावाट से अधिक स्थापित है। नहीं, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। हमारे 1 और 2 स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही, बट 3 जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है, आप इसको अपडेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा के विषय में कौन से कथन सही है? पहला है, ज्वारीय ऊर्जा चंद्रमा और सूर्य के कारण समुद्र के स्तर के उत्थान और पतन का उपयोग करके होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें ज्यादातर अट्रैक्शन जो है वो मून की वजह से होता है, सन की वजह से बहुत कम, परंतु उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, मून का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है वो क्या करता है, जल के स्तर को ऊंचा करता है। क्यों? क्योंकि वो जल को क्या करता है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है अपनी ग्रेविटी से। क्या? चंद्रमा। तो जिन क्षेत्रों में चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल सीधा आ रहा होता है, उन तटों पर क्या होता है, जल का स्तर कुछ ऊपर हो जाता है, जैसे हाई टाइड कहते हैं, और जहां पर कम आता है वहां पर जल का स्तर लो हो जाता है। तो बड़े बड़े क्या है, यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, डैम टाइप के बनाए जाते हैं, और वहां पर जो हाई टाइड है वो जब ऊंचाई पर होता है तो उसके जल को क्या कर दिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। अब ये किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर रहती है। फिर क्या किया जाता है, लो टाइड का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद फिर इस जल को क्या किया जाता है, इसमें गति आती है, और इससे क्या किया जाता है, इसको काइनेटिक एनर्जी में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बदला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, और इसी जल के द्वारा क्या किया जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है। टरबाइन जब घूमता है तो ये काइनेटिक एनर्जी को किसमें चेंज कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में। और फिर टरबाइन घुमाकर इसका कनेक्शन दिया जाता है जनरेटर से। जनरेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और इस प्रकार से हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल सही है। केवल उच्च ज्वारीय रेंज वाले तटीय क्षेत्र ही ज्वारीय विद्युत संयंत्रों के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या हो, आपके ऐसे कोस्टल एरिया जहां पर हाई टाइडल रेंज हो, ठीक है, हाई टाइड्स हो, वहीं पर तो क्या किया जाएगा, इनके जल को संग्रहित किया जाएगा और फिर पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदला जाएगा। तो बिल्कुल सही, ऐसे ही क्षेत्र क्या होते हैं, ज्वारीय विद्युत संयंत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। भाई हाई टाइड नहीं होगा तो ऐसे क्षेत्रों में विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग करके? ज्वारीय ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए ताजे पानी के जलाशयों की आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समुद्री जो आपके महासागरीय जल हैं, इनसे भी क्या किया जाता है, टाइडल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसको बदला जाता है। तो तीसरा जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया आर करेक्ट? यानी कि भूतापीय ऊर्जा के संबंध में भारत के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में लगभग 340 गर्म झरने हैं। बिल्कुल सही। गर्म जल के स्रोत जो है वो भारत में लगभग 340 हैं। ठीक है, और ये भूतापीय स्थल के रूप में चिन्हित है कि आगे चलकर यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी की संभावनाएं क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि गर्म जल के झरनों में टेम्परेचर जो है वो जल का हाई है, और इसी टेम्परेचर का प्रयोग किया जाएगा टरबाइन घुमाने के लिए। टरबाइन घुमाकर कनेक्शन दिया जाएगा किससे, जनरेटर से, और जनरेटर उसको किसमें चेंज कर देगा, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक में, और यांत्रिक को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके विद्युत उत्पन्न किया जा सकेगा। तो बिल्कुल सही है हमारा स्टेटमेंट 1। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, लद्दाख में पूगा वैली यानी कि पूगा घाटी और छत्तीसगढ़ में तातापानी स्थल ज्ञात भूतापीय क्षेत्र हैं। बिल्कुल सही। लद्दाख जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूगा वैली जो है, यहाँ पर आपका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चालू किया गया था लगभग 1 मेगावाट के लिए। ठीक है, तो पूगा वैली जो है वो क्या है, लद्दाख में चिन्हित है भूतापीय स्थल के रूप में। और छत्तीसगढ़ का तातापानी, ये आपने पढ़ा होगा, बलरामपुर जिले में स्थित है। तातापानी महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। और तातापानी जो है ये क्या है, भूतापीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित है, जहां पर भूतापीय ऊर्जा के बहुत ज्यादा क्या है, संभावनाएं है। और आने वाले समय में तातापानी में भी क्या है, प्रोजेक्ट जो है वो क्या किए गए हैं, प्रस्तावित किए गए हैं। वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा से अधिक विद्युत भूतापीय उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट है ये, है ना। सौर ऊर्जा के ज्यादा अभी संभावनाएं हैं भारत में, और इस क्षेत्र में सरकार के कार्य भी बहुत अधिक हैं। भूतापीय ऊर्जा की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, परंतु इस क्षेत्र में अभी
हम इतने आगे नहीं बढ़े हैं। तो हमारा स्टेटमेंट तीसरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय, ज्वारीय ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा, समुद्र के स्तर में अंतर के द्वारा, या महासागर के ऊपर चलने वाली हवा के द्वारा। तो क्या आंसर आ जाएगा? देखो, समुद्री लहरों और स्तर में अंतर, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो लहरों की वजह से जो ऊर्जा होती है इसे तरंग ऊर्जा कहते हैं या वेव एनर्जी कहते हैं। परंतु समुद्र के स्तर में अंतर है ना, स्तर में अंतर आ जाता है, हाई टाइड तो लेवल ऊपर, लो टाइड तो लेवल नीचे, और इसी स्तर में अंतर की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसे आप ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला। एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज, वस्तु में स्थिति के कारण जो संग्रहित ऊर्जा होती है क्या होती है? संग्रहित ऊर्जा किसके कारण? स्थिति के कारण। नाम से समझ में आ रहा है, स्थिति के कारण। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, है ना। हमने हैमर वाला देखा था कि आपने हैमर को ऊपर उठाया था, तो जैसे ही हैमर को ऊंचाई में ऊपर उठाया, जितनी ज्यादा उसकी हाइट बढ़ी उतनी ज्यादा उसमें संग्रहित ऊर्जा आ गई, और जैसे ही आपने फिर ऊंचाई से हैमर को नीचे पटका उतनी ज्यादा उसमें वो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई उसके मोशन की वजह से। हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल्स टू mgh। h हाइट है, हाइट जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा, द्रव्यमान जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और ग्रेविटी जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल में। स्टेटमेंट वाला सवाल है। पहला है केमिकल एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आप जो श्वसन करते हैं तो उस दौरान केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। बिल्कुल सही है ना। आप श्वसन करते हैं तो क्या होता है, आप एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, है ना। उसमें अलग अलग एयर के अलग अलग टाइप, जैसे नाइट्रोजन इनहेल किया आपने, ऑक्सीजन इनहेल किया, ठीक है। तो वो ऊर्जा आपके अंदर कैसी है, केमिकल एनर्जी के रूप में है। और जब रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल एनर्जी के रूप में ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल सही। जब किसी वस्तु की गति बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा घटती है। नहीं भाई, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि गतिज ऊर्जा ही क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, गति के कारण ऊर्जा। तो गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी ना, यहाँ पर तो घटती है लिखा है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में आपने गति पढ़ा और गतिज ऊर्जा पढ़ा, आपने सही लगा दिया। ऐसा होता है कभी कभी। स्टेटमेंट को हमको आराम से पूरा रीड करना है कि बढ़ती है और घटती है दिया हुआ है। गति लगाकर सीधा गतिज ऊर्जा देखकर हमको स्टेटमेंट करेक्ट नहीं करना है। तीसरा है बांध के पीछे संग्रहित जल स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है ना। बांध में क्या किया जाता है, जल को संग्रहित किया जाता है और उसके बाद फिर उस बांध को, उस जल को क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो टरबाइन घुमाता है, टरबाइन घुमाता है तो मैकेनिकल एनर्जी, और फिर मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित की जाती है। तो संग्रहित जल किस रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो तीसरा करेक्ट है। तो 1 और 3 सही है हमारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है या कंट्राडिक्ट कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिए हुए हैं पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, और इस टाइप के सवाल चुटकी बजाकर हल हो जाएंगे। कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², जहां पर m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। जैसे mdh होता है ना, असली मसाले सच, वैसे mgh, ठीक है, जहां पर m फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, h फॉर हाइट, एंड g फॉर ग्रेविटी। ओके, तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो डिपेंड्स ऑन हाइट एंड डिपेंड्स ऑन मास, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बंद प्रणाली के अंदर कुल ऊर्जा कभी नहीं बदल सकती। सही है। एक बंद प्रणाली के अंदर या क्लोज सिस्टम के अंदर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, स्थिर रहती है, ऊर्जा समान होती है। कभी भी ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा उत्पन्न या समाप्त नहीं की जा सकती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है।
ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना, ऊर्जा के फॉर्म्स बदल सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। गतिज ऊर्जा हमेशा सकारात्मक होती है जबकि स्थितिज ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है। देखो, गतिज ऊर्जा हमेशा सकारात्मक होती है क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये कभी भी नकारात्मक नहीं होती, हमेशा क्या होती है, सकारात्मक होती है। परंतु स्थितिज ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा h पर डिपेंड करती है। तो हाइट को मान लो आप 0 मान रहे हो, यानी कि कोई वस्तु जमीन पर रखी हुई है, तो जब जमीन से ऊपर उठेगी तो ऊर्जा सकारात्मक होगी, लेकिन जब जमीन के नीचे जाएगी तो ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है, क्योंकि आपने हाइट को 0 कहां पर मान के रखा हुआ है, जमीन पर। तो जमीन के नीचे जाएगी तो हाइट इज लेस देन 0 हो जाएगा, तो ऊर्जा क्या हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस इज इनडायरेक्टली सोलर इन ओरिजिन। मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा के द्वारा ही उत्पन्न होती है, कौन सी ऊर्जा इसमें पूछा गया है। तो पवन ऊर्जा। देखिए, सूर्य जो होता है इसका ताप अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग होता है और उसी तापमान के अंतर के कारण दाब में परिवर्तन होगा। दाब और ताप में परिवर्तन के कारण हर क्षेत्र में ऊर्जा की गति, पवन की गति जो है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो पवन ऊर्जा कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है सौर ऊर्जा से, बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, यहाँ पे तो पूछा गया है ना अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। फिर जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं, तो जीवाश्म ईंधन आपके क्या होते हैं, पेड़ पौधे, मृत जीव, ठीक है। इन्हीं के द्वारा आपको क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य की कहीं ना कहीं भागीदारी जीवाश्म ईंधनों के लिए भी है। बायोमास भी बिल्कुल सही है। बायोमास क्या होंगे, वही घरेलू अपशिष्ट होंगे, कचरे होंगे, पेड़ पौधे के सूखे, आपकी कृषि के अपशिष्ट होंगे, पशुओं के मल होंगे। तो इनको भी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, सूर्य से ही मिल रही है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो बायोमास भी होगा। बट जल विद्युत जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ज्यादा उपयोग होता है, किसमें, आपके जल विद्युत ऊर्जा में, है ना। जो आपका ऊंचाई पर ये बांध बनाए जाते हैं और ऊंचाई से बांध के जो जल जो है वो नीचे छोड़ा जाता है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। और जैसे ये नीचे छोड़ा जाता है, तेजी से टरबाइन घूमता है। अगेन, टरबाइन गतिज ऊर्जा को, सबसे पहले जब संग्रहित जल है तो पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, संग्रहित जल नीचे गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी उस गति से टरबाइन घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन घूमकर कनेक्शन जनरेटर से दिया जाता है, तो ये किसमें चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखा आप किस तरीके से ऊर्जा का रूप बदल रहा है, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से मैकेनिकल और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, है ना। तो जल विद्युत ऊर्जा ज्यादा डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स पर, ना कि सूर्य द्वारा ऊर्जा पर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच एनर्जी सोर्स हैज द लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन एमिट कौन करेगा, जो सोर्स कार्बन जितना ज्यादा एमिट करेगा उसका कार्बन फुटप्रिंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो कोयला जो है ये क्या होता है, पूरा रॉ कार्बन है, इसमें तो कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो कार्बन एमिशन तो इसमें क्या होगा, हाई होगा। ऑयल, इसमें भी कार्बन एमिशन हाई होगा। मीथेन गैस वगैरह इससे प्राप्त, मीथेन जो है आपके प्राकृतिक गैस, यानी कि मीथेन इसमें हाईली कंपोनेंट जो होगा वो हाई, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, वो क्या होगा, मीथेन होगा, यानी कि कार्बन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होगी। तेल में कार्बन होगा, पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोल, डीजल कार्बन एमिशन करते हैं व्हीकल्स में। कोल कार्बन की मात्रा, परंतु पवन ऊर्जा में कार्बन एमिशन बहुत कम होगा। तो कार्बन फुटप्रिंट किसका होगा, पवन ऊर्जा का सबसे कम होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे कम पूछा गया है, तो कार्बन एमिशन जो स्रोत सबसे कम करेगा उसका कार्बन फुटप्रिंट उतना कम होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको एनर्जी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है, ठीक है। हमने करंट के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश की है।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगले सेशन में हम फिर नए 30 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारा ये सीरीज देखते रहिए। थैंक यू सो मच।